हाय ऑल, दिस इज हिमानी फ्रॉम evidyarthi.in और आज पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान के 7वें पाठ पौधों को जानिए का आखिरी हिस्सा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक जड़, तना, पत्ती हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फूल के बारे में। तो फूल या पुष्प जो है वो किसी भी पौधे का सबसे सुंदर, आकर्षक और रंगीन अंग होता है। ठीक है, जैसे हम देखते ही हैं कि हमारे चारों तरफ इतने सारे पौधे हैं तरह तरह के, और सब में अलग अलग रंगों के सुंदर सुंदर फूल आते हैं। और जब तक किसी पौधे में फूल नहीं आता तब तक वो ठीक ठीक दिखता है, लेकिन जब उसमें फूल आता है तब उसकी खूबसूरती पूरी तरीके से निखर के आती है ना। कई बार हम बहुत सारे पौधों को उनके फूलों के नाम से ही बुलाते हैं, जैसे गुड़हल का पौधा, गेंदे का पौधा, या फिर रात की रानी का पौधा, मोगरे का पौधा, कमल का पौधा, है ना। तो गुलाब का पौधा, तो पौधे में जब तक गुलाब नहीं आएगा तब तक वो ठीक ठीक दिखेगा, लेकिन उसमें हम गुलाब के आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि गुलाब जो है वो उसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। तो पुष्प जो है वो पौधे का या किसी भी प्लांट का सबसे सुंदर और रंगीन हिस्सा होता है, उसकी खूबसूरती को बढ़ाने का काम करता है। और एक बहुत जरूरी दूसरा काम भी करता है, क्या कि वह पौधे का प्रजनन तंत्र होता है, यानी उसके प्रजनन में जो हिस्सा पौधे का काम करता है वो कौन होता है, उसका पुष्प होता है या उसका फूल होता है। अगर पौधे में फूल नहीं आएंगे तो प्रजनन जो है वो दूसरे तरीकों से होगा। जिन पौधों में फूल नहीं आते, कई पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें फूल आते ही नहीं है, तो उनमें प्रजनन दूसरे तरीकों से होता है। लेकिन ज्यादातर पौधों में प्रजनन किससे होता है, फूलों की मदद से होता है। ठीक है, तो फूलों का सबसे जरूरी काम क्या है, ये आप याद रखेंगे कि फूल जो है किसी भी पौधे का प्रजनन तंत्र होते हैं या प्रजनन में मदद करते हैं, रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में। तो ये आपके एग्जाम में भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि एक नामांकित चित्र बनाइए, रेखा चित्र बनाइए, जिसमें पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक पुष्प का चित्र हमने ले लिया है और हम जानते हैं या अभी हम बताते हैं आपको कि पुष्प मुख्यतः पुष्प में 4 भाग होते हैं। सबसे पहला बाह्यदल, फिर पंखुड़ी, फिर पुंकेसर और फिर स्त्रीकेसर। ठीक है, अब हम एक एक करके इस दिए गए पुष्प में क्या करेंगे, नामांकन करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा जो भाग है वो किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए ये जो हरी वाली संरचना है, छोटी छोटी जो हरी रंग की पत्तियां दिख रही है ना, जहां से फूल शुरू होता है वहां पर हमें कई बार दिखती हैं इस तरह की संरचनाएं, इनको हम कहते हैं बाह्यदल। तो ये क्या है, ये है बाह्यदल। ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली संरचना होती है पंखुड़ी। तो ये जो लाल लाल रंग की संरचनाएं दिख रही है, ये क्या है, पंखुड़ी है। ये तो हम सबको पता है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा आकर्षक हिस्सा होता है फूल का। उसके बाद फिर अगला जो आप ये पीले रंग की संरचना देख रहे हैं, ऐसे तंतु जैसी, एक धागे जैसी या डंडी जैसी संरचना देख रहे हो, जिसके ऊपर एक ऐसे कैप्सूल जैसा लगा है, ये सारी संरचनाएं क्या कहलाती है, इसको हम कहते हैं पुंकेसर। ये क्या है, पुंकेसर। ठीक है, और ये पुष्प का नर जनन अंग होता है। और उसके बाद ये जो हम हरे रंग की संरचना देख रहे हैं, जो फ्लास्क जैसा दिख रहा है आपको, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है जो आपकी प्रयोगशाला में थोड़ा थोड़ा उसका जैसा दिखता है ये। तो इसमें जो नीचे का हिस्सा है ये गोल है, और ऊपर का हिस्सा जो है वो ऐसे धागे नुमा है, और ऊपर भी फिर अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। तो इस संरचना को हम कहते हैं स्त्रीकेसर। इसको क्या कहते हैं, स्त्रीकेसर। ये क्योंकि स्त्री भी लिखा हुआ है इसमें, तो अपने आप ही हम समझ सकते हैं ये पुष्प का मादा जनन अंग है। ठीक है, तो अब हमारे जो पुष्प है इसमें 4 भाग हो गए। बाह्यदल, जो सबसे बाहर का ये जो हरा वाला हिस्सा है ये बाह्यदल, फिर पंखुड़ी जो ऐसे आकर्षक रंगीन हिस्सा है वो पंखुड़ी है, फिर ऐसे तंतुनुमा कैप्सूल जैसी संरचनाएं है वो पुंकेसर है, और ये जो फ्लास्क जैसी संरचना दिख रही है ये स्त्रीकेसर है। ठीक है, तो इस चित्र को आप अच्छे से याद कर लेंगे और सीख भी लेंगे इसको बनाना और इनके अलग अलग भागों का नामांकन करना, क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं बाह्यदल के बारे में। बाह्यदल यानी इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। तो अब इनकी संख्या जो है वो हर पुष्प में अलग अलग होती है। ठीक है, और
पुष्प का जो सबसे बाहरी चक्र होता है वो किसका बना होता है? बाह्य दल का बना होता है, यानी कि पत्ते जैसी हरी हरी सी संरचनाएं होती हैं जो कि बाह्य दल कहलाती हैं। और ये कली अवस्था में या कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करता है, उसके आंतरिक भागों की रक्षा करने का काम कौन करता है कलिका अवस्था में? बाह्य दल या सेपल्स करते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि जब कोई फूल में से कली निकलती है जो कि आगे जाके फूल बनेगी, खिलेगी, यानी जब किसी प्लांट में से कोई कली निकलती है जो आगे जाके खिल के फूल बनेगी, तो उसके बाहर ऐसे हरे रंग की संरचनाएं होती है जो कि उसको बंद करे रखती हैं। फिर जैसे जैसे वो प्लांट या फ्लावर ग्रो करता है या फूल खिलने वाला होता है, तो फिर उसकी ये जो लाल वाली पत्तियां हैं जिनको पंखुड़ी कहते हैं, ये बाहर दिखने लगती है। तो नीचे से वो हरे रंग की संरचनाएं लगी हुई हमें दिखाई देती है। जैसे अब देखिए यहाँ पर कुछ चित्र है, जैसे आप देखिए ये कली है, जब तक ये फूल कली है तो इसके बाहर ये हरे रंग की संरचनाओं ने इसको पूरी तरीके से बंद कर रखा है आंतरिक अंगों की सुरक्षा करने के लिए। लेकिन फिर जब क्या होता है, ये खिलने वाला होता है तो इसकी ये जो हरी हरी संरचनाएं हैं ये नीचे रह जाती है और फिर फ्लावर जो है वो खिल के ऊपर आ जाता है, ब्लूम हो जाता है पूरा। ठीक है, तो ये हरे रंग की संरचना क्या है? बाह्य दल। इसी तरह सूरजमुखी के फूल में जो पीछे से हम इस तरह की पत्ती नुमा संरचनाएं देखते हैं हरी हरी, ये भी क्या है? इस फूल का बाह्य दल है। इसी तरह इस फूल में भी आप देखिए जो इस तरीके से पत्ती नुमा बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही है, ये सब की सब क्या है? इस फूल का बाह्य दल है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पंखुड़ी के बारे में। पंखुड़ी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं, और वनस्पति विज्ञान में इसको कोरोला कहते हैं। ये हालांकि बहुत आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे जाके, लेकिन अभी के लिए आप याद कर सकते हैं, आपके ज्ञानवर्धन के लिए ये अच्छा है कि पुष्प की जो पंखुड़ियां होती है उसको हम क्या कहते हैं? बॉटनी में कोरोला कहते हैं। करेला नहीं है ये, इट्स कोरोला। ठीक है, तो फूल का जो दूसरा चक्र होता है वो पंखुड़ियों से बनता है। तो फूल का सबसे बाहरी चक्र किससे बनता है? बाह्य दल से। और फिर उसके अंदर का जो चक्र होता है वो किससे बनता है? पंखुड़ियों से बनता है। पंखुड़ियां चटक रंग की होती हैं, हम देखते हैं ना, लाल हरी नीली पीली बहुत सारे रंगों की होती हैं। ठीक है, मतलब फूल का सबसे मुख्य दिखने में सबसे मुख्य हिस्सा जो है वो उसकी पंखुड़ी होता है ज्यादातर। ठीक है, फिर पंखुड़ियों के चटक रंगों से कीड़े और पक्षी आकर्षित होते हैं, यानी कि सिर्फ मनुष्य ही आकर्षित नहीं होते फूलों की तरफ उनकी पंखुड़ियों के रंग से, बल्कि कीड़े और पशु पक्षी भी इनकी पंखुड़ियों के सुंदर रंग देखकर ही इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि मधुमक्खियां और तितलियां फूलों के चारों तरफ मंडराती हैं, क्योंकि इनकी पंखुड़ियों का रंग इतना सुंदर होता है कि ये रंग उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। और प्लस इसमें उनको फिर रस भी मिलता है जिसको वो लेने के लिए अलग बार बार फूलों पे आती हैं, और इसी वजह से वो एक प्रक्रिया करती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो यानी कि पंखुड़ियों में अगर चटक रंग होता है तभी उनसे कीट और पक्षी उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, और फिर परागण में मदद मिलती है। परागण क्या होता है? परागण के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो इसके ऊपर भी एक स्लाइड हमने रखी हुई है। तो चलिए पहले अभी हम इतना जान लेते हैं और फिर आगे चल के परागण को भी समझेंगे। ठीक है, तो हमने पेटल्स या पत्तियों के बारे में जान लिया कि ये सबसे सुंदर चटक हिस्सा होता है, और इसको बॉटनी में या वनस्पति विज्ञान में क्या कहते हैं? कोरोला भी कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चित्र देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए गुलाब की पंखुड़ियां हैं, तो अब आप आराम से इस चित्र को देख के समझ सकते हो कि पेटल्स या पंखुड़ी क्या होती है। ठीक है, आप इसी तरह से हमारे पास जैसे बहुत तरह के फूल खिलते हैं ना, तो अलग अलग तरह के फूलों में अलग अलग तरह के पेटल्स या पत्तियां पाई जाती है, पंखुड़ियां पाई जाती है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर जो है ये पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। ठीक है, अब इसकी संरचना कैसी होती है? एक पतली डंडी जैसी संरचना होती है जिसके ऊपर कैप्सूल जैसी संरचना लगी रहती है। अब यहाँ पर चित्र में भी आप देख सकते हैं कि ऐसे पतली डंडी जैसी संरचना है। ठीक है, और इसके ऊपर एक कैप्सूल जैसी इस तरह की संरचना लगी हुई है। ठीक है, अब इस पतली डंडी को तो हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं या फिलामेंट कहते हैं। आप हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? तंतु है। ये है हमारा तंतु। और इसके बाद जो कैप्सूल जैसी संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर
पराग उपस्थित होता है। ठीक है, अब पराग का क्या काम होता है ये आप अपनी आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे। तो एंथर इसको हम इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको परागकोश कहा जाता है। तो इस पूरी की पूरी संरचना यानी कि परागकोश और तंतु दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, स्टेमन या पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर इसे कहा जाता है। ठीक है, तो पुंकेसर के दो भाग हो गए, परागकोश और तंतु, और ये दोनों मिलकर पुंकेसर का निर्माण करते हैं। अगर इस परागकोश को अंदर से हम यहाँ से काट दें, ठीक है, तो काटेंगे तो हमें ना इसके अंदर इस तरह की संरचना दिखाई देती है। ठीक है, इसीलिए इसे परागकोश कहते हैं। और इसके अंदर ये जो पीला पीला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यही क्या होता है, पॉलन ग्रेन है। ये जो पीले पीले है ये पॉलन ग्रेन है, और ये जो गोल गोल सी संरचना दिखाई दे रही है इसी को हम परागकोश या पॉलन सैक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये ज्यादा आपको इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चित्र में है तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, पर आप सिर्फ इतना याद रखिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि किसी भी पुंकेसर के दो हिस्से होते हैं, परागकोश और तंतु। तंतु जो होती है धागेनुमा संरचना होती है और कैप्सूल जैसी जो संरचना होती है उसको हम परागकोश कहते हैं। परागकोश और तंतु दोनों मिलकर पुंकेसर कहलाते हैं। परागकोश के अंदर पराग होता है या परागकण होते हैं। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आपको ये वाला समझने की जरूरत नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं स्त्री केसर के बारे में। स्त्री केसर जो है वो पुष्प का मादा जनन अंग होता है। जैसे हमने पढ़ा था पुंकेसर नर जनन अंग होता है, तो स्त्री केसर मादा जनन अंग होता है। और ये एक फ्लास्क जैसी संरचना होती है जो पुष्प के बीचों बीच में रहती है। जैसे जैसे आप किसी पुष्प के बाहर के हिस्सों को हटाते जाएंगे तो अंदर आपको यही संरचना मिलेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसके बाहर क्या लगे होंगे, यहाँ पर दो सेपल्स लगे होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे पेटल्स होंगे। ठीक है, फिर पेटल्स के बाद यहाँ पर ऐसे करके क्या होंगे, पुंकेसर होंगे बहुत सारे। ठीक है, और पुंकेसर के बाद फिर अंदर जाकर हमें क्या मिलते हैं, इस तरीके से हमारा स्त्री केसर मिलता है। ठीक है, तो अगर आप पुष्प के बाकी हिस्सों को एक एक करके सबको हटा देंगे तो क्या होगा, आपको अपने आप ही स्त्री केसर मिल जाएगा। अब स्त्री केसर के भी तीन भाग होते हैं। सबसे पहला होता है सबसे निचला फूला हुआ हिस्सा, जिसको हम क्या कहते हैं, अंडाशय। ठीक है, तो ये जो निचला फूला हुआ हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक चित्र बना ही लेते हैं तो हमको ज्यादा अच्छा रहेगा समझने में। ठीक है, तो ये जो हमारा स्त्री केसर है इसका सबसे नीचे वाला ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। ठीक है, फूला हुआ हिस्सा है इसको अंडाशय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अंडाशय में अंडक बनते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि पुंकेसर के अंदर परागकण पाए जाते हैं, ऐसे अंडाशय के अंदर ओव्यूल होते हैं या अंडक होते हैं। फिर इसके बीच का हिस्सा डंडीनुमा जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी वर्तिका। ये जो डंडीनुमा लंबा हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है ना, यहाँ देखते हैं, ये जो हिस्सा कहलाता है इसको कहते हैं वर्तिका। ये क्या है, वर्तिका। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा सबसे ऊपर चोटी में जो हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं एक बार चित्र में भी। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जिसके आगे लिखा है स्टिग्मा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, वर्तिकाग्र। ठीक है, तो वर्तिका का आगे वाला हिस्सा, वर्तिका का अग्र भाग, तो क्या कहलाएगा, ये वर्तिकाग्र। ठीक है, तो इस तरीके से स्त्री केसर के तीन भाग हो गए। एक हो गया अंडाशय, फिर एक हो गया वर्तिका और तीसरा हो गया वर्तिकाग्र। ठीक है, अब जो वर्तिकाग्र होता है ना ये बहुत चिपचिपा होता है। ठीक है, और इसके चिपचिपा होने का कारण ये है कि जब परागण की क्रिया होती है तो पराग के जो कण होते हैं वो आके इसमें चिपक सके, इसलिए इसको चिपचिपापन जो है इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब ये सब अभी हमें समझना नहीं है क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है, तो हमें सिर्फ इनकी स्थिति जाननी है और इनके
बारे में जानना है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। तो अब देखिए इस चित्र में भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि परागकण कौन से हैं और हमारा स्त्री केसर कौन सा है। ठीक है, तो अब ये है हमारा स्त्री केसर। ठीक है, इस चित्र में ये स्त्री केसर है। अब इस स्त्री केसर में हम सबसे ऊपर यहाँ पर देखते हैं, ये क्या है, वर्तिकाग्र, फिर ये है वर्तिका, और अंडाशय जो है वो नीचे की तरफ दबा हुआ होगा। और ये जो हमें दिख रहे हैं ये क्या है, ये है परागकोश, और ये है क्या है, तंतु, और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, पुंकेसर। तो इस चित्र में देखिए 1 2 3 4 पुंकेसर है और एक जो है वो स्त्री केसर है, और साथ में फिर इसके ये पंखुड़ियां हमें दिखाई दे रही है। तो किस तरीके से अलग अलग पुष्पों में आपको पुंकेसर का और पंखुड़ियों का और बाह्य दल का संख्या जो है वो अलग अलग देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसी तरह से इस चित्र में देखते हैं तो ये क्या है, पुंकेसर है ये सारे। ठीक है, और ये हमारा स्त्री केसर है, ये वर्तिकाग्र है, फिर ये वर्तिका है, और नीचे क्या होगा, अंडाशय होगा। ठीक है, और ये पंखुड़ियां पीले रंग की जो दिख रही है, और ये हरे हरे रंग का जो यहाँ पर हल्का सा हिस्सा दिख रहा है वो बाह्यदल है। ठीक है, अब इसी तरीके से इस पुष्प में हम बहुत साफ तरीके से देख सकते हैं, ये हमारे बाह्यदल है। ठीक है, नहीं ये हमारी पंखुड़ी है, ये हमारा बाह्यदल है जो नीचे से हरे रंग की संरचना दिखाई दे रही है, फिर ये हमारे पुंकेसर है, और ये हमारा स्त्री केसर है। स्त्री केसर में ये ऊपर वाला हिस्सा तो क्या है, वर्तिकाग्र, फिर ये बीच वाला हिस्सा ये क्या है, वर्तिका, और ये जो यहाँ नीचे दिख रहा है हमें ये क्या है, अंडाशय है, और इसके अंदर देखिए अंडक है, ये इस तरीके से जो गोले गोले सफेद सफेद रंग के दिखाई दे रहे हैं, तो ये है अंडक। तो इस चित्र की मदद से आप आराम से पुष्प के सारे भागों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने पुष्प की पूरी संरचना पढ़ ली, और अब हम पढ़ेंगे परागण के बारे में। क्योंकि हम पुष्प पढ़ रहे हैं तो परागण क्या होता है ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। जब भी परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है तो उसे हम परागण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसे चित्र में देख लेते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि ये जो परागकोश है ना, इनके अंदर पराग बनता है। ठीक है, और ये पराग निकल कर क्या होता है, पुष्प के वर्तिकाग्र में आ जाता है। ऐसे इसमें से ना ऐसे छोटे 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 पराग के कण निकलते हैं। पहले इसके सारे हम इनको रिमूव कर देते हैं। हाँ, तो अब ये जो हमारे पुंकेसर है, इसके जो परागकोश हैं ये पीले पीले रंग के, इसमें से क्या होता है, पराग के कण निकलते हैं इस तरीके से, ऐसे हवा में निकलते हैं। ठीक है, और ये कण क्या होता है, पहुंच जाते हैं पुष्प के वर्तिकाग्र पर। ठीक है, और वर्तिकाग्र के बाद ये पहुंचते हैं अंडाशय के अंदर, जहां पर फिर ये बीज का निर्माण करते हैं अंडक के साथ मिलकर। ठीक है, और इसके बारे में आप बहुत डिटेल में अपनी आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप बस ये समझ लीजिए कि पुंकेसर के जो पराग के कण निकलते हैं पुंकेसर में से, ठीक है, वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, तो पुंकेसर के जो परागकोश होते हैं उनसे निकलने वाले पराग कण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उस क्रिया को हम परागण कहते हैं, और परागण के बाद ही प्रजनन का अगला चरण संपन्न होता है। तो ये जो फूलों के ऊपर मंडराने वाली मधुमक्खियां, तितलियां, तो ये सब कीड़े भी क्या करते हैं, परागण में मदद करने का काम करते हैं, क्योंकि इनके पैरों में इतने छोटे 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 जो बाल होते हैं उनसे पराग के कण चिपक जाते हैं, और जब ये एक फूल से दूसरे फूल में जाते हैं तो अपने आप ही ये पराग के कण इनके द्वारा दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, और इस तरीके से फिर आगे की प्रक्रिया होती है और प्रजनन का अगला चरण आता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा पुष्प के बारे में और थोड़ा सा परागण के बारे में। तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर के नोट्स को कंप्लीट कर लिया है। तो अब लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पौधे का कौन सा भाग क्या क्या काम करता है। ठीक है, जड़ें क्या करती है, मिट्टी में से जल और खनिज लवण का अवशोषण करती है। तना क्या करता है, जल और खनिज लवण को पत्ती और पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का काम करता है। पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियां भोजन बनाती हैं और वाष्पोत्सर्जन और श्वसन में मदद करती है। हमने 3 चीजें सीखी थी ना, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण। तो ये 3 काम पत्तियां करती है। उसके बाद पत्तियां जो भोजन बनाती हैं वो पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है, यानी वो वापस तने में आता है, और फिर तना
जितना जरूरत है पौधा इस्तेमाल करता है, और बाकी जो ज्यादा बच जाता है भोजन, उस भोजन को अलग अलग पौधे अपने अलग अलग भागों में संग्रहित कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। जैसे हम गाजर, मूली, शलगम, शकरकंदी, साबूदाना ये सब खाते हैं ना, तो ये सब क्या होते हैं, पौधे का संग्रहित भोजन होता है। यानी जैसे गाजर, मूली, शलगम ये सब क्या करते हैं, जड़ों में अपना भोजन संग्रहित कर लेते हैं। ठीक है, शकरकंदी भी ऐसा पौधा है जो कि अपनी जड़ में अपना भोजन संग्रहित कर लेता है। टैपियोका भी क्या होता है, इसमें पौधे की जड़ में स्टार्च संग्रहित हो जाता है। ठीक है, तो मंड को संग्रहित कर लेता है, तो इसको हम फिर अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह पौधे के अन्य भागों को भी हम खाते हैं, जहां पर वे भोजन को भंडारित करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था किसके बारे में, पुष्प के बारे में। तो पुष्प का प्रमुख काम तो हमने आज पढ़ा ही है कि पुष्प का प्रमुख काम क्या होता है, प्रजनन करना, या पुष्प जो है वो पौधे का प्रजनन तंत्र होता है, और इसके द्वारा पौधे अपने बीजों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब इसी के साथ हमारा ये जो पाठ है, पाठ नंबर 7 पौधों को जानिए, यहाँ पर ही समाप्त होता है। और यहाँ पर कुछ चीजें हमने ऐसी भी बताई है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप चाहें तो उनको स्किप कर सकते हो, और अगर आप समझना चाहो तो समझ भी सकते हो। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो अब हम मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब तक के लिए बाय एंड कीप वॉचिंग।